प्रणाम सर। Introduce yourself without your name. सर मैंने 2013 में केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। 2015 से मैं कैनरा बैंक में जॉब कर रही हूँ और सर हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल विषय है। साथ ही मैं सर लगातार सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ और आज आपके सामने। अच्छा, केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन है। जी सर। आप मुझे बताएं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा है? सर लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। व्हाट इज कोल बेट मीथेन? सॉरी सर, फिर से रिपीट करेंगे? व्हाट इज कोल्ड बेट मीथेन? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, समुद्र के जलस्तरों के बीच कहा जाता है कि मीथेन का बहुत बड़ा भंडार है। जी सर। तो समुद्र के विभिन्न स्तरों के बीच मीथेन का भंडार कैसे संभव हो सकता है? सर जो ऑर्गेनिक चीजें रह गई है समुद्र के अंदर, उनके डिकम्पोजिशन से मीथेन का फॉर्मेशन होता है और ये मार्स लैंड पे ज्यादा होता है जहाँ सर कीचड़ होती है, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जल स्तर के बीच में, जल स्तरों के बीच में वो फंसी हुई है। कैसे मीथेन फंसी हुई है जल स्तर के बीच? सॉरी सर, इसके रिगार्डिंग में। अच्छा, केमिस्ट्री का योगदान प्रशासन में कहाँ कहाँ देखती है? सर केमिस्ट्री का योगदान प्रशासन के अलग अलग स्फेयर में होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारी सोसाइटी उतनी अवेयर नहीं है, यहाँ पे जादू टोना या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इन चीज़ों के नाम पे होता है, तो हम वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक सोच लोगों में फैला अवेयरनेस के लिए फैला सकते हैं केमिस्ट्री का यूज करके। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन, where you use yes, go on. सर जैसा भी हेल्थ हैजार्ड आया है वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज है। ऐसे ही हमारे यहाँ दिमागी बुखार बहुत कॉमन है जो मुजफ्फरपुर के एरिया में आता है, तो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इन इन कारणों से ये बीमारी होती है। तो बीमारियों के रोकथाम में यूज हो सकता है। सर एमडीएम में जो हम बच्चों को मील प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रॉपर चार्ट बना हुआ है जो उनके कैलोरी, जो उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अकॉर्डिंग बना है। इसके लिए हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। नहीं साथ ही नहीं, सर मुझे केमिस्ट्री कहाँ दिखाई दे रहा है इन दोनों में? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दिखाई देनी चाहिए। एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है जो यस, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। या एग्रीकल्चर में कैन यूज केमिस्ट्री। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? सर सैनिटी वाटर जो प्रोवाइड हम करवाएंगे वहाँ पे हम देखेंगे टीडीएस कितना है वाटर के, जो पोर्टेबल वाटर लोगों के लिए अवेलेबल हम करवाते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं डायरेक्ट केमिस्ट्री का। व्हाट इज बीओडी? सर बायोलॉजिकल डिजॉल्व इन वाटर। व्हाट इज, तो तुमने इसका फुल फॉर्म बता दिया। व्हाट इज है क्या वो? सॉरी सर, रिपीट कर दिया तो। है क्या वो? सर जो बायोलॉजिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं या ऐसा कुछ जो वाटर में दुर्गेश, डिजॉल्व है। दुर्गेश, हिस्ट्री इज योर ऑप्शनल। जी सर। इतिहास में विश्व की 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताओ जिसका आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। सर हम युद्धों का देख सकते हैं। पुराने समय में भी युद्ध होता था और आज भी युद्ध हो रहा है, जिसका जिसका असर पूरी सभ्यता पे पड़ता है या वहाँ के आसपास के लोगों पे पड़ता है। दिस जनरलाइज आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 घटना ऐसी क्या है विश्व इतिहास में हुई है जिसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है।
तो यू हैव टू फोकस द वो इंसिडेंट्स के बारे में बताना है ना। और सर टाइम फ्रेम भी है या कहीं से भी बतानी है? पार्डन। सॉरी सर, मैं प्रश्न की प्रकृति नहीं समझ पा रही, मतलब आज तक की घटना या किसी टाइम फ्रेम का ये? मैंने कहा कि विश्व की 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताइए जिसका प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। विश्व इतिहास की 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताइए जिसका प्रभाव आज भी देखा है। और सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव आज भी देखा जा रहा है, जहाँ से हमको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मिला। और सर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद से हमें रिटेन संविधान मिला, जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और सर मोनार्की का खत्म होना कह सकते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में आया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? और सर 1660s में ब्रिटेन में ये हुआ था, वहाँ के राजशाही परिवारों ने 16 1660 के आसपास ये हुई थी सर, ब्रिटेन में हुआ था। 1688। यस सर, एग्जैक्टली 1668 में वहाँ के मोनार्क ने स्टेप डाउन कर दिया था और पार्लियामेंट को एक पावर। अमेरिकी संविधान किसने लिखा था? अमेरिकन संविधान सर। हम्म? अमेरिकन संविधान सर। सर एक किसने एक कहा सेकंड। था किसने कहा था कि अमेरिकी संविधान पूंजीपतियों का संविधान है? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा। भारत की ऐतिहासिक घटनाओं में अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं तो सबसे चर्चित घटना कौन सी है? सर भारत का आजाद होना और भारत का संविधान बनना। ये सबसे चर्चित घटना है। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण इसी को कह सकते हैं। मैंने कहा चर्चित घटना, जिसका इतिहास में सबसे ज्यादा ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। जी सर, गांधीयन मूवमेंट के समय जो भी आंदोलन चले हैं, उनका सबसे ज्यादा उल्लेख होता है। जैसे नन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है या क्विट इंडिया मूवमेंट है। अच्छा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिहार से जाने वाले एकमात्र प्रतिनिधि का नाम बताइए। गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार से एकमात्र व्यक्ति गए थे, वो कौन थे? 78 सत्याग्रही में। सॉरी सर, अगर आप इजाजत दे तो गेस करूंगी। श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। नहीं। सॉरी सर। अच्छा, ये बताएं कि पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर के बिल के रूप में पंचायती राज संस्था को सर्वप्रथम किसने दिया, प्रस्तुत किया? सॉरी सर, थोड़ा डिटेल। भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना सर्वप्रथम कब कहाँ हुई? सर्वप्रथम सर नागौर में हुई थी। नहीं, इतिहास में, आजादी से पहले। पंचायती राज सिस्टम का भारत में पहला स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है? सर चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, बट चोला में मिलता है। किस अभिलेख से पता चलता है यह? सॉरी सर, अभिलेख का स्मरण नहीं है मुझे। चोला लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता थी जिसे आज अपनाया जा रहा है? जी सर, यहाँ असेंबली हुआ करती थी, जिसमें गांव के एल्डर्स और फिर जितने भी यूथ्स थे वो उसके मेंबर होते थे, और सारा डिसीजन वहाँ वोटिंग के थ्रू लिया जाता था। चुनाव की प्रणाली किस तरह की थी?
चुना जाता था या लॉटरी होती थी? लॉटरी सिस्टम होती थी सर। उसको क्या बोलते थे? स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं है सर अभी। अच्छा, फाइनेंशियल इन ब्रिटिश पीरियड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन is the starting point of local self-government. Who started financial decentralization in British period? सॉरी सर, नाम याद नहीं आ रहा, बट ये 1880 के समय में हुआ था जब No. 1880 के समय रिपन is called father of local self-government, but financial decentralization start in Mayo period 1871. ठीक है? थैंक यू सर। पूछा जाए बबलू जी। प्रभात जी आप पूछिए। राजेश is आप working in banking किस बैंक में sector. कार्यरत हैं आप? आश्रम। जी सर, कैनरा बैंक में हूँ। कैनरा बैंक में किस पोस्ट पर है? सर ऑफिसर हूँ, टीओ से बहाली हुई थी और 2 साल बाद से कंफर्म हूँ। स्केल 1 2 3 क्या है? स्केल 1 सर। स्केल 1। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है बताइए तो? सर रेपो रेट वो रेट है जिस पे बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। और बैंक रेट? सर बैंक रेट एक बेंचमार्क है जिसके बिलो बैंक अपने कस्टमर्स को लेंड नहीं कर सकते। यूजुअली ये बैंक पे पेनल्टी लगाने के लिए यूज किया जाता है ताकि बैंक फिर से बताइए तो। सर बैंक रेट एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है जिसके नीचे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन लेंड नहीं कर सकते। आप श्योर हैं? जी सर। तो फिर बेस रेट क्या होता है? नीलम जी बेस रेट क्या होता है? बेस रेट सर बेस रेट वो रेट है जिसके जो मिनिमम रेट है जिस पे लोन कस्टमर्स को दिए जाते हैं, बट इसके ऊपर और दूसरे सारे रेट्स लगा के फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है जो अलग अलग बैंक के लिए अलग होता है। प्राइमरी लेंडिंग रेट किसको कहा जाता है? पीएलआर। सॉरी सर, ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आरबीआई की जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, शेड्यूल्ड बैंक है, उससे एक शिकायत रहती है जो पॉलिसी रेट को जो घटाती है उसका फायदा शेड्यूल्ड बैंक कस्टमर को नहीं देते। इसका कानूनी क्या कारण है और व्यवहारिक क्या कारण है, दोनों बताइए। कानूनी कारण ये हो सकता है कि जो भी लैंड किया जाता है वो कस्टमर को देख के किया जाता है, जिनका सिविल स्कोर देखा जाता है, फिर उनकी रीपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है और नेटवर्क देखा एक जाता है। सेकंड एक सेकंड, वो सब होता ही है। जैसे पॉलिसी रेट था मान लीजिए 6%, ठीक ना, आरबीआई ने किया 5%, ठीक, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट में जो कस्टमर को देता है उसमें 20 बेसिस पॉइंट ही कम करता है, जबकि आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट कम किया। ऐसा क्यों, वो पूछ रहे हैं। सर बैंकों की अपनी ये लैंडिंग का एक कॉस्ट होता है, बैंकों को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो भी निकालना होता है, तो इमीडिएटली वो कस्टमर को ये पास ऑन नहीं कर पाते कानूनी क्योंकि उनकी बताइए, एसेट। कानूनी बताइए। सर कानूनन है कि कस्टमर के जो उसका क्रेडिट प्रोफाइल है उसको भी देखना होता है ना ना, और उनकी जो सिविल स्कोर है मोरल उसके मोरल अकॉर्डिंग। सिचुएशन क्या है? सॉरी सर।
मोरल सुएशन क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानती हूँ। बबलू सर, अच्छा हाँ हाँ नीलम जी, नोट के जी सर, ऊपर जो बोलिए सर। लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है तो उस पे लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? जी सर। सर इसका अर्थ ये हुआ कि आरबीआई आरबीआई यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक आश्वासन है लोगों को कि इसके एवज में उनको 100 रुपये पे किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो 100 रुपया तो उनके पास है ही। और सर बट उनके हाथ में जो करेंसी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 100 रुपीज नहीं है, ये प्रोमिजरी है। इसके एवज में प्रॉमिस है सरकार की या आरबीआई की। अच्छा, सरकार जब भी नया नोट इशू करती है तो उसके सपोर्ट में गोल्ड रखती है? और सर ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? और सर मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमारे आरबीआई को अपने पास बना के रखनी होती है, जिसके प्रोपोर्शन में वो नए नोट छापती है, ताकि फिर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ना बढ़ जाए या इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रुपये का वैल्यू फ्लक्चुएट ना कर जाए। हाँ ठाकुर जी, कितने का होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम? सॉरी सर। कितने करोड़ का होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम? 330 करोड़ 315 करोड़ का होता है। श्योर है आप? यस सर। आप श्योर हैं इसमें? यस सर, मुझे तो ये स्मरण है अभी। मैं भी गलत हूँ पर अभी यही स्मरण है। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है? सर रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट यूजुअल रेट है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है हमेशा। और कुछ अंतर नहीं है दोनों में? सर यूजुअली रेपो रेट है वो बैंक रेट से कम होता है। रेपो रेट किसके लिए है और बैंक रेट किसके लिए है? सर रेपो रेट बैंक्स के लिए है जो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं, और बैंक रेट कस्टमर्स के लिए है। बैंक रेट कस्टमर के लिए है। अच्छा, अभी सर ये बैंक, जो यस। एमसीएलआर और आरएलआर में क्या अंतर है? सॉरी हमारी आवाज जा सर। रही है आपके पास? ठीक आ रही है, नहीं पता है। अगला क्वेश्चन पूछे। एग्रीकल्चर से आप हैं? हिस्ट्री मेरा ऑप्शन है। नहीं, आपका बैंक में कौन सी पोस्ट पर है? ऑफिसर हूँ सर, डिपॉजिट में काम करती हूँ। डिपॉजिट में। जी आपका सर। फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुआ था? मधुबनी में सर। मधुबनी में। अच्छा अच्छा। प्रायोरिटी सेक्टर समझते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। जी सर। प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी को डिफाइन करिए। सर प्रायोरिटी सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, जिसमें हर बैंक को 40% अपने टोटल लैंडिंग का, और अगर ये फॉरेन बैंक है तो उनको 32% लैंड करना होता है। स्पेसिफिकली ये एमएसएमई या वीकर सेक्शंस या टोटल फिर एग्रीकल्चर। टोटल लेंडिंग, टोटल लेंडिंग है एनबीसी का। सर आपने जो बोला अपने टोटल 40%। लैंडिंग का 40%। इसमें एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है? 40% सॉरी में। सर। 40% में एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है? 15% सर। 15? श्योर? जी सर। ये सर 50% श्योर? 15%, यस सर। श्योर? जी। जी सर। 18% है। सॉरी सर, मैं देख लूंगी अच्छा, सर। ये अभी आजकल अभी मर्जर का बहुत जोर चल रहा है। अभी 20 बैंकों से घट के 7 बैंक पे आ गया है। 7 से 4 की तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की। मर्जर से बेसिकली क्या फायदा है?
क्या मोटो पर्पस है? सर बैंकों के मर्जर से बैंकों में इफिशिएंसी बढ़ेगी, बैंकों का एनपीए घटेगा, साथ ही सर लैंडिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। हाउ से एनपीए घटेगा, कैसे कैसे एनपीए घटेगा? सर जैसे मान लिया जाए कोई बैंक है जिसका नेट एनपीए 18% है, दूसरा कोई बड़ा बैंक है जिसकी बिजनेस अभी अच्छी चल रही है और उनका एनपीए 6% है। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो उनका एवरेज कुछ 8 या 10 आएगा। तो जो मतलब ये बहुत विंडो ड्रेसिंग नहीं हुआ? अमाउंट इट इज ये इट इज विंडो एनपीए ड्रेसिंग। कम नहीं है, अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, एनपीए कम नहीं ना हो जाएगा। परसेंटाइल में और दो चीज मिलेगी, दो मिक्स करेगी तो ठीक है, एनपीए कम नहीं होगा। नेक्स्ट और बताइए। सर इफिशिएंसी और बढ़ेगी दूसरा बताइए। और कॉस्ट सर जो बैंकिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी जो इंडिविजुअल बैंकिंग है उसमें एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मर्जर से बढ़ जाएगा। जी सर, बहुत सारे बैंकों का वर्किंग जो कल्चर है या फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे वो सारी सर्विसेज एक साथ नहीं दे पा रही है। अगर बड़े बैंकों के साथ उनका विलय होता है तो वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे और सारी सर्विसेज दे पाएंगे। एम्प्लॉय को क्या फायदा क्या रहता है? आप बैंक में सर ऑफिसर हैं कि अपने लिए क्या समझ रहे हैं कि इट बेनिफिशियरी और नॉट, और बेनिफिशियरी है तो कैसे है? सर बीइंग एन एम्प्लॉय तो ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए बुरा है कि जिस ब्रांड के साथ वो काम करता आया है और साथ ही सर कस्टमर्स ने भी जिसमें अपना ट्रस्ट कई जनरेशन तक रिपोज किया है वो अचानक खत्म हो जाए। लेकिन सर अभी तक जो देखा गया है मर्जर के बाद जो बेस्ट एचआर पॉलिसीज है उसी को एडॉप्ट किया गया है। तो इन द लॉन्ग रन बैंकर्स के लिए भी अच्छा है जो अभी सैलरी भी जिनको मुश्किल से मिल पा रही है, दूसरी सर्विसेज उनकी कर्टेल हो रही है, वो उनको मिलता रहेगा अगर बैंक अच्छे कंडीशन में होता है। लेकिन सर तत्काल तो नुकसान है। मर्जर का नेटवर्क खराब है। सॉरी सर। मर्जर का इतिहास आप उठा के देखिए। पहले मर्जर फ्रांस में हुआ था। मर्जर से मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नोटबंदी किसका? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? सर नोटबंदी से एक फायदा हुआ कि जो फेक करेंसी बहुत सारी थी मार्केट में वो गायब हो गई। कितनी फेक करेंसी थी मार्केट से गायब हो गई? सर उसका तो डिटेल्स कोई अकाउंट नहीं है, जैसा आरबीआई ने बोला कि हमारी 99% जो करेंसी थी अपनी वापस आ गई, बट अगर बहुत इसका सारी जगह देखा गया जो मतलब तो फेक, जो सरकार की जो सोच थी वो फेक थी। नहीं सर उस समय सर आतंकवादी घटनाएं भी हो रही थी जिसमें करेंसी का यूज किया जा रहा था, वो सारी चीजें सर रुकी तो मुझे है। तो लगता है कि पूंजीपतियों के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए सरकार ने नोटबंदी की योजना चलाई थी। आप सहमत हैं से या नहीं? नहीं सर, मैं डिमोनेटाइजेशन के समय मैंने बैंक में काम किया है सर। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था जहाँ पे कोई पूंजीपति या कोई बड़े आदमी आए हों और सीधा सीधा आरबीआई का आप कहना है 99.6% जो है आ गई, तो फिर ब्लैक मनी कहाँ गई जिसके लिए आतंकवादियों की मनी, नक्सलवादियों की मनी, ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी 50% है, ये जो सरकार के द्वारा मोनेटाइजेशन के लिए जो दी गई थी वो सब कहाँ गई? सर उन्होंने बैक चैनल का यूज किया होगा या किसी और तरह से अपनी करेंसी बैक चैनल का यूज हुआ था, आपने अभी कह रही थी बैंक में काम कर रहा था, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। बैक चैनल ट्रांजेक्शन ही वो हुआ ही तो हुआ, तो उसमें कहाँ ये समस्या है? मुझे तो लगता है बैंक कर्मियों की मिली भगत थी, मिली भगत से ऐसा हुआ है। सर मैंने तो नहीं देखा है सर, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा था जो बैंक के पीछे कैमरा लगा दिया था मैंने। स्पष्ट है जो बैंक के कर्मचारियों की ही मिली भगत थी। सर में भी ये उनका एक जगह का या किसी छिटपुट ऐसा में हुआ आना हो, बट ऑन लार्ज स्केल ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? ओवरऑल डिमोनेटाइजेशन से क्या लगता है?
सर नोटबंदी से हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगा था उस समय, और हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी का लगभग 90% है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। उस समय भी हमें एक मास माइग्रेशन देखने को मिला था, रिवर्स माइग्रेशन। और साथ ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एमएसएमई सेक्टर्स थे या छोटे छोटे दुकानदार थे, उनकी जो बिजनेस थी वो सब बर्बाद हुई उस समय। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म बताएं। सर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अच्छा, एमएसएमई में कितने जीडीपी को प्राप्त किया जाता है एमएसएमई में? और सर आई एम नॉट श्योर बट इट्स अराउंड 40। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी कितना प्रतिशत मिलता है। माइक्रो किसे कहेंगे? और सर जिनकी 5 करोड़ से कम कैपिटल या टर्नओवर है। श्योर है आप? ये सर 5 करोड़ सही है। सर टाइम ओवर हो गया तो ठीक है। चलिए, ठीक है, हेलो सर, एक क्वेश्चन है। जी सर। पूछिए। नीलम जी, अच्छा बताइए कि अभी जो मतलब अर्थव्यवस्था में संकट चल रहा है, कहा जा रहा है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं? कि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है कि नया नोट छाप के सब लोगों को दे दे? और सर ये बीच में बात चली थी कि हेलीकॉप्टर मनी या फिर मुफ्त का पैसा दिया जा सकता है, बट सर उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाती है तो आरबीआई का जो मेन काम था कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2 रखना था। और साथ ही सर देश की जो रैंकिंग है, जो मूडीज या स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी संस्थाएं हैं, वो हमारी रैंकिंग हटा देगी। तो फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं रह पाएंगे, जो ऑलरेडी हमारी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। नहीं तो रिसेशन के टाइम में तो इन्फ्लेशन कहा जाता है कि टॉनिक का काम करता है। रिसेशन में इन्फ्लेशन की जरूरत होती है ताकि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। जी सर वो होती है, बट वो भी रिसेशन को में डिमांड को क्रिएट करने के दूसरे तरीके भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे सस्ता लोन प्रोवाइड कर देना, या फिर सर उनको हम स्पेंडिंग वॉचर्स दे के डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा पैसा देने से सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमारी जो रैंकिंग है वो घट जाएगी। तो आपके हिसाब से डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी कौन सा कदम उठाना चाहिए? सर जो हमारे ग्रामीण इलाकों में हम लोगों को या तो सीधा सीधा कैश ट्रांसफर करें, या फिर हम छोटा छोटा वॉचर्स दे सकते हैं जिसकी कुछ वैलिडिटी हो 1 महीने की या 2 महीने की। उसमें जाके वो राशन का सामान या छोटी मोटी घर की जरूरतें वो खरीदे। या फिर सर हम माइक्रो फाइनेंस जो हमारी सिस्टम है उसके तहत उनको हम छोटे समय के लिए कम रेट पे लोन दिलवाते हैं, जिससे वो बड़े जो टीवी फ्रिज जैसे ऐसे सामान खरीदें और उसका रीपेमेंट हम 2 महीने बाद से लें। अभी तत्काल उसका ईएमआई ना मांगे, ये किया जा सकता तो अभी जो सरकार ने 10-20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया, कहा जा रहा है कि बैंक के पास पैसा है लेकिन लोग लेने नहीं जा रहे हैं लोग। है। जी सर, अभी जो तो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें एक आशंका है कि डिमांड है नहीं, तो हम अगर क्रिएट कर देंगे तो तुरंत वो वापस हमें नहीं मिल पाएगा, उसका पैसा तुरंत वापस नहीं आएगा, क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। लोग जो भी पैसा है उनको प्रिजर्व करके या सेव करके रखना चाह रहे हैं। सर लोगों के इस डर को हटाना पड़ेगा और सरकार को ही ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी अभी। तो आपने जो कैश ट्रांसफर की बात की कि सर डिमांड क्रिएट करने के लिए कैश ट्रांसफर किया जाए, वो भी तो वही बात हुई ना कि आरबीआई के द्वारा पैसा लोगों को हेलीकॉप्टर मनी की तरह पहुंचाया जाए। उससे भी तो सर इन्फ्लेशन आएगा। सर हम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। ओवरड्राफ्ट एक अच्छी सुविधा है जिससे हम डायरेक्ट पैसा भी नहीं दे रहे हैं, एक बैंकिंग चैनल का यूज कर रहे हैं जिससे एक नया एसेट भी क्रिएट होगा, तो हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे सकते हैं। सर हम्म, नीलम, जी सर। बताओ कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर ठीक था।